हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज का जीके आपके सामने है। हम लेकर के आए हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है दोस्तों, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ओम, ओम क्यू, मोहो, मोहो क्यू। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा विद्युत चालकता की यूनिट। तो दोस्तों याद रखिएगा, कभी भी आपको ये ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप विद्युत चालकता की यूनिट मोह लगाएंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, मोह। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है। ऑप्शन है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा, पृथ्वी के घूर्णन द्वारा। तो याद रखिएगा दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्व द्वारा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है, गुरुत्व द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है? ऑप्शन है आपके पास एनोड, बर्तन, विद्युत अपघट्य, कैथोड। ये चारों ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, वैद्युत परिष्करण के दौरान विशुद्ध धातु कहाँ पर एकत्रित होती है आपको याद रखना है, यह होती है कैथोड में। कहाँ पर? कैथोड। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर है। प्रकाश वैद्युत सेल बदलता है। प्रकाश वैद्युत सेल बदलता है। ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, या प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों, प्रकाश वैद्युत सेल जो होता है वह ऊर्जा को किस में बदलता है? प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है प्रकाश वैद्युत सेल। प्रकाश और वैद्युत, तो पहले प्रकाश ऊर्जा फिर वैद्युत ऊर्जा, यही आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बिजली के बल्ब के फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका कारण क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन है यह सुचालक है, यह सस्ती है, यह आघात वर्धनीय है, इसका गलनांक बहुत ऊंचा है। तो दोस्तों, यदि हम बिजली की बात करें तो उसमें आप देखते होंगे जो आपको तार जलता हुआ नज़र आता है, बिल्कुल रेड हो जाता है और बल्ब जलता हुआ नज़र आता है, तो वह टंगस्टन का तार होता है। और टंगस्टन का ही तार क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि दोस्तों इसका जो गलनांक है ना, वो बहुत ही ऊंचा होता है। इसका गलनांक जो है वो बहुत ही ऊंचा होता है, इसलिए इसका यूज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रडार, सोनार, ऑल्टीमीटर, वेंचुरीमीटर। ये चार ऑप्शन आपके पास हैं, सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सोनार। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। तो सोनार वह उपकरण है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सोनार, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है? देखिए, ये आपको बताना है सबसे बढ़िया रोधी कौन सा है। तो ऑप्शन आपके पास है लकड़ी, कपड़ा, कांच,
कागज़। तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी आंसर आपका सही होगा दोस्तों, याद रखिए। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण बताइएगा। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण बताइएगा। ऑप्शन है जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो ये आपको बताना है दोस्तों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि सेमीकंडक्टर का एक उदाहरण क्या है। जर्मन सिल्वर, जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, जर्मेनियम। जर्मेनियम जो है सेमीकंडक्टर का एक अच्छा उदाहरण है। बी आंसर आपका सही होगा। नेक्स्ट है परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। परिणामित्र का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ऑप्शन है एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, डीसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, वैद्युत ऊर्जा को ताप ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए, या एसी ऊर्जा को डीसी ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा कि परिणामित्र को प्रयोग किस लिए करते हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर जो ए आपका दिया हुआ है एसी वोल्टता बढ़ाने के लिए, ये बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम, ताम्र, सिलिकॉन, रजत। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे और चार ऑप्शन में से आपको सही आंसर क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ट्रांजिस्टर के संविचरण में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो वह है सिलिकॉन। सिलिकॉन आपका सी आंसर सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सिलिकॉन। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है। भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है ये आपको बताना है। ये चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन है बिरला प्रौद्योगिकी तथा विज्ञान संस्थान पिलानी, आईआईटी खड़गपुर, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज आईआईटी रुड़की, बीएचयू आईटी वाराणसी। तो भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है। तो दोस्तों यदि आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको याद रखना होगा कि भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था कौन सी है। आईआईटी खड़गपुर, सॉरी आईआईटी खड़गपुर नहीं, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज यानी कि आईआईटी रुड़की जो है वह भारत की सबसे पहली इंजीनियरिंग शिक्षा संस्था है, आईआईटी रुड़की। सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो ऑप्शन है द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। तो दोस्तों यही इसमें ऑप्शन है चार और इसमें से आपको सही आंसर बताना है कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसमें क्या बदलाव होता है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा कि भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर आप इसको याद रखिएगा कि भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार जो है वो बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है और यह आंसर है बी। बी आंसर आपका सही होगा कि जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो उसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस तब पड़ती है जब ऑप्शन है आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है, वायु की सतह के अपेक्षाकृत उसकी अधिक ठंडी हो जाती है, जो सतह होती है वायु पृथ्वी की सतह के अपेक्षाकृत अधिक ठंडी हो जाती है तब ओस पड़ती है, रात में आकाश में बादल छा जाते हैं तब ओस पड़ती है, यह हवा इतनी शुष्क होती है जिसमें वर्षा नहीं हो सकती। तो यदि आपके सामने ये चार ऑप्शन है तो आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दीजिएगा।
ओस तब पड़ती है जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। आंसर जो है आपका ए होगा। ए आंसर बिल्कुल सही है। ओस जो है कब पड़ेगी? जब आर्द्र वायु ठंडे धरातल पर घनीभूत हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा संजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है। ऑप्शन है बहुक्रमादेश, बहुफलकिला, बहुमीडिया, बहुसंसाधन। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों याद रखिएगा कि आलेख, पाठ, ध्वनि, वीडियो तथा संजीवन के संयोजन में सूचना को कहा जाता है बहुमीडिया। क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुमीडिया। सी आंसर आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। जहाज़ों में समय मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन है सोनोमीटर, क्रोनोमीटर, गैल्वेनोमीटर या बोलोमीटर। तो दोस्तों आपको याद रखना होगा, यह आंसर बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए आपका। तो आपको याद रखना है कि जहाज़ों में जब समय को मापते हैं तो उसमें प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा, गैल्वेनोमीटर से जहाज़ों में समय को मापते हैं, गैल्वेनोमीटर। सी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिलघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन है पुल्सर, क्वार्ट्ज घड़ियाँ, परमाणु घड़ियाँ या श्वेत वामन। तो दोस्तों आपको बताना होगा कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इसमें याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये परीक्षा में काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि अतिलघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें आप लिखेंगे परमाणु घड़ियों का प्रयोग। परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है जब अतिलघु समय अंतरालों को सही मापना हो। तो सी आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है। जूनो नाम नासा के किससे संबंधित मिशन का है। तो आपके सामने ऑप्शन है शनि, मंगल, बृहस्पति या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए नासा से जो मिशन है उसका जूनो नाम किससे संबंधित होगा। तो जूनो नाम संबंधित है बृहस्पति से। नासा का जो बृहस्पति मिशन है उसका नाम है जूनो। तो यही आपका सी आंसर सही होगा। सी आंसर आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन होगा, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन है कार्ल बेंज, सर फ्रैंक व्हिटल, थॉमस सेबरी या माइकल फैराडे। तो ये आपका ऑप्शन है चार। इन चार ऑप्शन में से एक सही होगा, आपको बताना है। तो जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था, इसके आविष्कारक कौन हैं, ये आपको याद रखना है। बी ऑप्शन सर फ्रैंक व्हिटल। सर फ्रैंक व्हिटल जेट इंजन के आविष्कारक हैं। इनको जेट इंजन के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने में किस कण की ज़रूरत होती है। यूरेनियम विखंडन को सतत रूप से जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है। ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। तो यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कौन सा कण आवश्यक है, इसको आप याद रखिएगा। जब यूरेनियम विखंडन की प्रक्रिया होती है तो उसको लगातार जारी रखने के लिए कौन सा प्रयुक्त होता है। तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। यानी कि जो कृत्रिम सैटेलाइट है उसके अंदर जब व्यक्ति बैठता है तो अपना आप को बिना वज़न के, बिना भार के महसूस करता है, क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण का बल क्या हो जाता है। ऑप्शन है उस स्थान पर शून्य हो जाता है, चंद्रमा के आकर्षण के बल द्वारा संतुलित हो जाता है,
अभिकेंद्र बल के समान हो जाता है, सैटेलाइट के विशेष डिज़ाइन के कारण प्रभावहीन हो जाता है। तो यदि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आए, कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है, इसका कारण क्या है, तो आपको ऑप्शन लगा देना है, अभिकेंद्र बल के समान होता है। यानी कि जो आकर्षण का बल है वो अभिकेंद्र बल के समान होता है, तो इसलिए व्यक्ति भारहीन महसूस करता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है कि बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसे आपको बताना है। तो बहुत ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, संख्या बढ़ जाती है, आकार छोटा हो जाता है या संख्या घट जाती है। तो दोस्तों आपको सही आंसर बताना होगा, आंसर किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर कीजिएगा। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं में क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, तो याद रखिए दोस्तों, लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के क्वेश्चन आपके। ऑप्शन नंबर 20 इस क्वेश्चन का आंसर सही होगा। और ऐसे ही क्वेश्चन डेली पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जैसे कि आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। जैसे ही हम यहां पर वीडियो अपलोड करें, आपके मोबाइल पर सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से वह वीडियो पहुंच जाए और आप उसको सबसे पहले वॉच कर पाएँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन के साथ।